जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू तर्क आईएएस पीसीएस। आप सभी का तर्क आईएएस पीसीएस चैनल पे स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के दूसरे लेक्चर पे हैं। तो इस दूसरे लेक्चर में आज हम कर्नाटिक वॉर के बारे में पढ़ेंगे। कर्नाटिक वॉर 1, 2 एंड 3 सारी चीजें इसमें डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। इसको जितना हो सकता है उतना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में लेके चले, और ताकि प्री एग्जाम में आपको इजी हो जाए। ठीक है, तो कर्नाटिक वॉर जो चालू होता है वो 1746 और 1763 से चालू होता है। सॉरी, 1746 से 1763 तक होता है। इसमें 1, 2 एंड 3 तीनों कर्नाटिक वॉर्स कवर होते हैं। और कर्नाटिक, आज का जो कर्नाटिक रीजन है वो मैसूर और ये वाले पार्ट में पूरा कर्नाटिक रीजन है। लेकिन जो बैटल्स हुए थे वो कर्नाटिक रीजन, यहाँ पे एयरकोट्स ये वाला पार्ट था, वहां पे यहाँ पे इस पार्ट में पूरी जो बैटल हुई थी इस वाले पार्ट में हुआ था। ये पार्ट कौन कौन से कर्नाटिक रीजन? ये बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है, तमिलनाडु रीजन, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ये मिला के तब का कर्नाटिक रीजन था। बेसिकली कर्नाटिक रीजन में आपका उड़ीसा आ गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे है। कोरमंडल कोस्ट को ही कर्नाटिक वॉर कहते थे। इसको कौन नाम दिया था? इसको यूरोपियंस इसका नाम दिए थे, कर्नाटिक रीजन्स। तो कर्नाटिक रीजन से तो इसकी ये बैकग्राउंड रही कि कर्नाटिक वॉर कहाँ पे हुआ था। दोस्तों, मैं एक चीज और बता दूं साथ में आपको कि आने वाले समय में कुछ 4 से 5 दिनों में हिस्ट्री के मैं ऐसे वीडियोस ला रहा हूँ जो स्पेसिफिक, जो प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो। मतलब प्री में जो क्वेश्चन जहां से पूछते हैं उसके शॉर्ट्स वीडियो रहते हैं, 3 से 4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट या 7 मिनट तक के वीडियो ऐसे रहेंगे जो प्री को कवर कर सके। मतलब प्री के स्पेसिफिक क्वेश्चन से वीडियो बनाएंगे, वो आने वाले समय में 4-5 दिनों में चालू हो जाएगा, जो प्री में बहुत हेल्प करेगा। अब हम चालू करते हैं इसका कर्नाटिक वॉर में। तो कर्नाटिक वॉर में क्या होता है कि 1740 में ये जो आज का आपका हैदराबाद है, हैदराबाद रीजन और ये नॉर्थ, ये वाला रीजन, यहाँ पे निजाम असफ जा वन यहाँ पे रूल करते थे। ये यहाँ पे रूल करते थे, यहाँ के निजाम थे। क्या होता है कि ये बहुत बुढ़े होते हैं और ये ना मराठास के साथ वॉर में बिजी रहते हैं। तो उसी टाइम कॉन्फ्लिक्ट क्या चालू होता है? कॉन्फ्लिक्ट ये चालू होता है, जो इनके रिलेटिव्स रहते हैं और इनके सारे रीजन, जो इनके गवर्नर्स होते हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आने वाले समय में इस रीजन का, जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे डोमिनेशन किसका रहेगा, कौन यहाँ का अगला निजाम बनेगा। क्योंकि तब में मुगल के डिक्लाइंस हो रहे थे और इंडिपेंडेंट स्टेट सारे बन रहे थे। तो ये निजाम जो हैदराबाद था, यहाँ पे एक उसी डिक्लाइन, मुगल डिक्लाइन का पार्ट था, जिसमें अलग अलग रीजन इंडिपेंडेंट बन रहे थे। तो हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट रीजन था। साथ में जो आपको एयरकॉट वाला ये रीजन दिख रहा है, ये दूसरे इंडिपेंडेंट किंगडम्स था, लेकिन ये अंडर किसके आता था? अंडर निजाम आसिफ जहां के ही अंडर आता था। तो बेसिकली कुछ कुछ मैप में आप देखेंगे, जो बहुत सारे ऐसे मैप है जिसमें जो आसिफ जहा का रीजन है, जो हैदराबाद वाले रीजन, ये आपको ये पूरा रीजन और ये वाला रीजन पूरा मिलेगा आपको। इसमें मैं अब थोड़ा सा क्लीन करके आपको बताता हूँ कौन सा रीजन। कुछ कुछ मैप में आपको क्या मिलेगा कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन और ये फिर ये रीजन, ये तीनों रीजन आसिफ जाह के अंदर आते थे। तो मतलब ये बहुत बड़ा किंगडम रूल करते थे। इसी के बीच में मैं आपको एक नोटिस करता हूँ, ये तंजाउर। तंजाउर क्या रहता है कि ये मराठास के अंडर आता है। ये जो तंजाउर रहता है ये मराठास के अंदर आता है। ये मराठास के अंदर कैसे आता है कि जब शिवाजी महाराज जब चारों पूरे इंडिया में डोमिनेट कर रहे थे, तो इनका एक छोटा सा, मतलब यहाँ पे ये यहाँ आते हैं और यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा अपना स्टेब्लिशमेंट करते हैं और अपने भाइयों को देके चले जाते हैं। तब से लेके यहाँ तक मराठास का ही रूलिंग था। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा था, जो निजाम साहब थे बिजी विथ वॉर अगेंस्ट मराठास, ये मराठास के साथ वॉर कर रहे थे। तो जो इनके सक्सेसर थे, क्योंकि ओल्ड निजाम ओल्ड हो रहा था, मतलब बुढ़ा हो रहा था, तो लोग सोच रहे जैसे ही मरेंगे तो नेक्स्ट कौन यहाँ का राजा बनेगा। इससे क्या होता है कि मतलब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, छोटे छोटे रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि तो इसकी वजह से क्या होता है, अब क्या होता है कि जो फ्रेंच और पुर्तगाली रहते हैं, अब ये चाहते हैं कि मतलब हमारा क्या हो जाए, डोमिनेशन हो जाए, हम कैसे भी करके अपना डोमिनेशन बना ले। ना कि ऐसे वहां से हम डोमिनेशन इन द सेंस वहां पे रूल करना है। इनका एक ही था कि हम जो भी नेक्स्ट निजाम आए वो उनका हो और ट्रेड करने में उनको इजी रहे। तो इसलिए वो चाहते थे कि आने वाले समय में जो भी निजाम बने वो फ्रेंच का रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव हो।
तो ये इसी का बैकग्राउंड है कर्नाटिक वॉर्स का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या होता है, हैदराबाद डिक्लाइन होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपांड करती है अपनी टेरिटरी। टेरिटरी इन द सेंस ट्रेड टेरिटरी कहाँ लाती है, यहाँ पे करती रहती है। जैसे अब मैंने बताया था कि तंजावुर जो है मराठा डायनेस्टी के द्वारा रूल कर रहा था। अब मराठा डायनेस्टी के अंदर रूल तो कर रहा था, लेकिन जो बाजीराव पेशवा थे, बाजीराव पेशवा का क्या होता है कि वो बोलते कि जो पोंडेचेरी वाला रीजन है उसका जो भी ट्रेड होगा या फिर जो भी चीजें वो हैंडल कहाँ से होगा, ये करेंगे बाजीराव पेशवा करेंगे। लेकिन जो यहाँ के रूलर थे, जो कि यहाँ के मराठा रूलर थे, वो बोलते थे कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट किंगडम है, मतलब तंजावुर एक इंडिपेंडेंट किंगडम है जो मराठास के द्वारा रूल कर रहा है, ना कि बाजीराव पेशवा इसको रूल करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देती है। अभी ये बैकग्राउंड क्रिएट हो रहा है कर्नाटिक वॉर्स का, ये बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे कर्नाटिक वॉर्स में, जो मैं चीजें बता रहा हूँ कि आपको निजाम का या फिर मराठास का। तो अभी ये सारी चीजें हो रही है कि रूल कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नाटक में आ रही है, निजाम बुड्ढा हो रहा है, उसके सक्सेसर जो है लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, जो आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिर क्या होता है इसी बीच में, ट्रिंचोपोली, ट्रिंचोपोली क्या होती है, जो मराठास के अंडर आती है, मतलब बाजीराव पेशवा के अंदर एक ट्रिंचोपोली रहती है। वहां पे क्या होता है कि 6 महीने का 6 महीने का लंबी लड़ाई होती है और ना निजाम उसे ट्रिंचोपोली महाराष्ट्र से मराठास से छीन लेते हैं। तो इसमें ना ट्रिंचोपोली जो था उस पे भी कंट्रोल किसका आ जाता है, निजाम का। अब निजाम जो था साउथर्न डेगन पार्ट में अच्छा होल्ड कर रहा था, और साथ में बुड्ढा मतलब ओल्ड भी हो रहे थे वो। तो एक पूरा अभी बैकग्राउंड क्रिएट होगा कि एक लड़ाई हो रही है किसके चक्कर में, सिर्फ अगला कौन निजाम बनेगा, हैदराबाद का या फिर एरोकोट्स का। दो रीजन है, एरोकोट्स और निजाम। ये ट्रिंचोपोली की जो लड़ाई हुई थी, इसी में चंद साहब नाम के एक चंद साहब जी थे, जो मराठा चंद साहब जी, मतलब इससे पहले एक और लड़ाई हुई थी ट्रिंचपोली की। इस ट्रिंचपोली की लड़ाई से पहले एक और लड़ाई हुई थी जिसमें चंद साहब को मराठास ने अरेस्ट कर लिया था। जो चंद साहब आगे आके फर्स्ट कर्नाटिक और सेकंड कर्नाटिक वॉर में काफी बड़ा रोल करते हैं ये। तो हम इसमें इंपॉर्टेंट क्या, बेसिकली ये सारी चीजें बैकग्राउंड तो हो गई। अब कर्नाटिक वॉर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या मैटर करता है एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से हमको मैटर करता है ईयर, रीजन, और इसके थ्रू ट्रीटी कौन सी हुई थी और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था। इम्पैक्ट बेसिकली मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये ईयर और रीजन और ट्रीटी, ये बहुत सारे, ये प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा ईयर, रीजन और ट्रीटी पे। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो टोटल 3 कर्नाटिक वॉर्स हुए, और कि ये बेसिकली जो कर्नाटिक वॉर थे, ये इंग्लिश और फ्रेंच के राइवल, मतलब राइवलरी थी, जो इंडिया में नहीं थी, ये यूरोप में अलग राइवलरी चल रही थी इनकी, जिसका इफेक्ट इंडिया में पड़ा, और वो इसी इफेक्ट का कर्नाटिक वॉर्स है, जिसमें इंडियन रूलर भी उस कर्नाटिक वार के एम्बेट में इंडियन रूलर भी आ गए। और जो ये इसका रीजन तो कुछ और था, यूरोप में जो लड़ाई चल रही थी। बेसिकली यूरोप में क्या होता है, ब्राजबन डायनेस्टी रहती है, ब्रोजबन डायनेस्टी, जो रूल कौन करता है, फ्रेंच, फ्रेंच को इसको करता है ब्रेंजबन। और हैब्सबर्ग ऑस्ट्रेलिया, हैब्सबर्ग ऑफ ऑस्ट्रिया जो रहता है, एक बहुत बड़ा खानदान रहता है, नाना मामा चचेरे फुफेरे, बहुत बड़ा खानदान रहता है, चारों तरफ यूरोप में फैले रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये जो डायनेस्टी है ना, कोई एक रूल करे, मतलब सब लोग अब लड़ रहे हैं अपने में, यूरोप में लड़ाई चालू होगी फ्रेंच और ब्रिटेन की, अब कौन इस डायनेस्टी को कौन लीड करेगा। मतलब अब तो इतने सारे हैं, मामा फूफा चाचा पूरे यूरोप में फैले हुए हैं, कोई फिक्स जगह नहीं है, सारे इसी खानदान से। हॉब्सबर्ग जो घराना है, इसी घराने से सब लोग आ रहे हैं। क्या होता है कि अब वॉर चालू होता है कहाँ पे, यूरोप में वॉर चालू होता है, ब्रिटिश और हब्सबर्ग जो ऑस्ट्रेलिया का घराना था, वो एक साइड हो जाते, और जो पूरा फ्रेंच था, फ्रेंच, जर्मनी, पर्सिया, स्पेन, पूरा यूरोप, जो पूरा यूरोप था, एक साइड हो जाता है। ये लोग पूरा लड़ाई करने के लिए तैयार। अब छिड़ती है महायुद्ध, यूरोप में छिड़ गया अब लड़ाई, उसका ही इफेक्ट है कार्नेटिक वॉर। तो कर्नाटिक, इसके वजह से क्या होता है, अब साथ साथ में यूरोप, यहाँ पे इंडिया में जंग छड़ी हुई है खानदानों में कि अब कर्नाटिक रीजन में रूल कौन करेगा, जो हैदराबाद का रीजन है, एयरकॉट का रीजन, उसमें रूल कौन करेगा। अब इसी में जब ये रहता है तो इसका फायदा कौन उठाते हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। ये मतलब बोलते हैं ना कि आग में घी डालने का काम करना चालू कर देते हैं। तो इंग्लिश और फ्रेंच का क्या रहता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी कहाँ पे, इंडिया में भी करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में। तो ये क्या करते हैं,
सुप्रीमेसी सुप्रीमेसी होगी कैसे, साथ में क्या होता, डिक्लाइन ऑफ मुगल, और दूसरा इंटरनल पॉलिटिक्स। अब इंडिया में इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही थी, किसको लेके, गद्दी को लेके, सब अपना इंडिपेंडेंट राज्य घोषित कर रहे हैं, कोई प्रिंसली स्टेट, कोई अलग प्रिंसली। अब मुगल के हाथों से धीरे धीरे जो भी मुगल के अंडर राज्य आते थे वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। अब सब लोग अपना इंडिपेंडेंट रीजन और इंडिपेंडेंट स्टेट, प्रिंसली स्टेट स्टेब्लिश करना चालू करते हैं। तो इसी का फायदा फ्रेंच और इंग्लिश उठाते हैं। तो याद रखिएगा, अभी कर्नाटिक वॉर चालू हो रहा है। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की टाइमलाइन याद रखिएगा, कब से कब रहती है, 1746 से लेके 1748 तक। और जो वो यूरोप में वॉर ऑफ सेक्सेशन चल रहा था वो 1740 से चालू होता है। कब से चालू होता है, 1740 से। और ये जो चालू हो रहा है 1746 से लेके 1748 तक, कितने साल का ड्यूरेशन रहेगा, 2 साल के लिए पहला कर्नाटिक वॉर चालू होता है। कितना ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए पहला कर्नाटिक वॉर 2 साल के लिए चलता है। अब चालू करते कैसे चालू होता है ये। अब वहां पे लड़ाई हो रही है तो यहाँ पे भी तो इन लोग शांत बैठेंगे नहीं। क्या करते हैं लोग कि इंग्लिश नेवी रहती है, इंग्लिश नेवी क्या करती है, फ्रेंच शिप को कैप्चर कर लेती है। जो इंग्लिश नेवी रहती है क्या करती है, वो फ्रेंच को, 2 फ्रेंच की शिप को कैप्चर कर लेती है। क्यों करती है, क्योंकि उनका विदेश में लड़ाई चल रहा है, तो हम भी यहाँ पे भी करेंगे, वहां भी कर रहे हैं, यहाँ भी करेंगे, यहाँ नहीं शांति से रहेंगे, दोनों जगह लड़ाई चालू होती है। तो जब 2 शिप को कैप्चर कर लेते तब फ्रेंच का जो सबसे बढ़िया गवर्नर था, कौन सा, डुप्लेसिक्स। डुप्लेसिक्स क्या करता है, मॉरिशस के गवर्नर को बोलता है कि भैया अपनी आर्मी लेके भेजो फ्रेंच का, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने हमला बोल दिया है। अगर आप नहीं भेजे तो जो भी स्टेब्लिशमेंट हमने 50-100 साल में जो भी यहाँ पे अपना दबदबा थोड़ा बहुत बनाया है, थोड़ा बहुत जो भी डेक्कन पार्ट में फ्रेंच और हुगली के साइड में जो भी नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में हमने दबदबा बनाया है, सब चला जाएगा। तो आप कुछ कीजिए और जल्दी से जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके अपनी शिप भेजिए। तो वहां के मॉरिशस के गवर्नर ने जल्दी से फ्रेंच नेवी को लेके आता है, कहाँ पे, इंडिया में। और लेके आता है किसके लिए, लेके आते हैं हेल्प के लिए। और फ्रेंच ब्रिटिश को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, रॉबर्ट क्लाइव। यही रॉबर्ट क्लाइव आगे जाके गवर्नर बनते हैं इंडिया के, सॉरी वॉइसरॉय, गवर्नर बनते फिर वॉइसरॉय बनते, गवर्नर बनते आई थिंक, मैं मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल रहा हूँ। तो यही फ्रेंच नेवी हेल्प करती है। अभी मेरे को ये भी डाउट है कि शायद ये रॉबर्ट क्लाइव नहीं रहते, कोई और रहता, मैंने जल्दी में या फिर लिखा इसके लिए, मैं बाद में करेक्शन आपको कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगी, रॉबर्ट क्लाइव था या फिर कौन था। तो उसी टाइम अब वॉर छिड़ चुकी है, तो क्या करते हैं, जो इंग्लिश रहते हैं वो इंग्लिश किससे हेल्प मांगते हैं, नवाब ऑफ कर्नाटिक। कर्नाटिक के जो नवाब थे उनसे हेल्प मांगते हैं। कौन रहता है, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन से जाके, कौन सा, एयरकोर्ट का जो रीजन है, उनसे जाके हेल्प मांगते हैं कि भैया मुझे हेल्प चाहिए आपकी, अब लड़ाई तो छिड़ गई। और फ्रेंच किससे हेल्प मांगते हैं, चंद साहब। मैंने बता दिया चंद साहब कौन है, इनका रोल रहेगा। ये चंद साहब वही है जो 1740 के आसपास या फिर उससे पहले एक वॉर होता है मराठास और इनके बीच में, जिसमें ये ट्रिंचपोली हार जाते हैं और इनको मराठा अरेस्ट कर लेते हैं, और फिर में आगे जाके इनको 6-7 साल बाद छोड़ देते हैं। और ये कौन रहते हैं, ये अनवरुद्दीन के ब्रदर इन लॉ रहते हैं। ये कौन है, चंद साहब, ये अनवरुद्दीन के, इन्हीं के जो कर्नाटक के नवाब है, इनके ब्रदर इन लॉ रहते हैं। तो इसी जो कर्नाटिक वॉर फर्स्ट है जो बैटल होता है, इसको बैटल ऑफ सेंस्थॉन बोलते हैं, या फिर बैटल ऑफ अदियर, अदियर बोलते हैं, मैं प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, बैटल ऑफ अदियर बोलते हैं। तो अभी क्या होता है कि ये लड़ाई किसके बीच में हो रही है, फ्रेंच वर्सेस नवाब अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कौन है, ये है कर्नाटक के नवाब। तो इनके बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। ब्रिटेन तो साइड होता है, पीछे से सपोर्ट करता है, क्योंकि इतनी आर्मी स्ट्रांग नहीं थी अभी। तो ये अनवरुद्दीन के साथ लड़ाई करते हैं, और ये क्या होता है कि फ्रेंच इसको जीत जाते हैं। कहाँ पे जीतते हैं, रिवर ऑफ अदियर, इसीलिए इसे बैटल ऑफ अदियर बोलते हैं, और जीत जाते हैं। लेकिन जीतते हैं, इसी के साथ क्या होता है कि जो वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था कहाँ पे, यूरोप में, वो बंद होता है। तो इसी को एक ट्रीटी करा देता, मतलब फ्रेंच क्या होता है, अब फ्रेंच जीत गया है, तो फ्रेंच पूरा एरिया, जितना भी ब्रिटिश के अंदर ट्रेड करने का एरिया आता था उसको अपने अंडर ले लेता है। तो लेकिन वॉर ऑफ सक्सेशन रुकने की वजह से भाईचारा हो गया, क्योंकि वो सारे फैमिली थे, भाईचारा हो गया। अब बोले कि यहाँ पे भी हम भाईचारा करेंगे, और इन्होंने ट्रीटी कर दी है। ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले। ये ट्रीटी वहां पे हुई थी, इसलिए इस ट्रीटी को, तो इसके अंदर क्या होता है, जो मद्रास रीजन रहता है, मद्रास रीजन किसको, ब्रिटिश को वापस दे देते हैं फ्रेंच। और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंच की जो टेरिटरी थी,
जो नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंच की टेरिटरी थी, ब्रिटिशर्स ने इस वॉर के ड्यूरेशन में कैप्चर किया था, उनको वापस करते। तो दोनों जगह सेटलमेंट हो गया, फ्रेंच को अपना नॉर्थ अमेरिका मिल गया और ब्रिटेन को अपना मद्रास मिल गया, जो भी एरिया कैप्चर किया था फ्रेंच ने कर्नाटिक वॉर में या फिर बैटल ऑफ सेंट जॉर्ज में, बैटल ऑफ एदियर में। सारी चीजें एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते और खत्म हो जाता ना। कोई जीता जीता तो फ्रेंच है, लेकिन एक तो ट्रीटी होने की वजह से दोनों चीजें सेटल हो, क्योंकि वहां पे कोई और जीता, यहाँ पे कोई और जीता, ट्रीटी होती है, सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो अब इससे दो चीजें इंपैक्ट होता है। क्या इंपैक्ट होता है आज ध्यान देते हैं। क्या इससे क्या रियलाइज होता है जब अनवरुद्दीन हार जाते हैं, तो इससे रियलाइज ये होता है कि जो यूरोपियन आर्टिलरीज हैं या फिर यूरोपियन के पास जो मॉडर्नाइज आर्म्स हैं, एनिमेशंस हैं, वो सारी बहुत मॉडर्नाइज है। तो इसके चलते वो जीत जा रहे हैं। मतलब यूरोप इंडियन आर्मी से ज्यादा, इंडियन आर्मी या फिर जो इंडिया में लड़ाई कर रहे हैं उनसे काफी गुना आगे है। दूसरा, अब धीरे धीरे जो भी इंडिया में रूलर थे उनको ये रियलाइज होने लगा कि नेवी होना बहुत जरूरी है। तो नेवी ना होने की वजह से ये हमारे, तो दो इम्पैक्ट पड़ते हैं कि पहला ये कि पता चल जाता है कि आर्म एंड एम्यूनेशन नहीं है इंडिया के पास, उसमें बहुत पीछे है। दूसरी चीज कि इंडियन नेवी, इंडियन रूलर के पास, इंडियन नेवी नहीं, सॉरी इंडियन नेवी बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई। नो नेवी ऑफ इंडियन रूलर्स, मतलब इंडियन रूलर के पास नेवी ही नहीं है। ये रहा। अब मैंने इसमें बताया था आपको कि दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखेगी। एक तो टाइमलाइन, दूसरा कि कौन से रीजन में हुआ था, कौन सी ट्रीटी हुई थी और रीजन क्या था, फिर साथ में कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो इम्पैक्ट मैंने बताया, दो चीजें इसकी इम्पैक्ट थी, और साथ में मैंने बताया कि वॉर कब चालू हुआ और ट्रीटी कौन सा, ला इलेक्सा कुछ तो, ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले, एक्सला चापले होती है। अब आते हैं दूसरे कर्नाटिक वॉर पे, सेकंड कर्नाटिक वॉर। सेकंड कर्नाटिक वॉर कब से कब तक होता है, टाइमलाइन इसका है 1745 से 1754 तक। कितने साल के लिए, 1748 है ये, 1748 से लेके 1754, कितने साल के लिए, 6 ईयर। अब ये बहुत बड़ी है, मतलब 6 साल के लिए कर्नाटिक वॉर चल रहा है, सेकंड कर्नाटिक वॉर। यहाँ एक रोज लड़ाई हो रही है, मतलब भैया गजब की लड़ाई है, 6 साल लड़ाई, पहले 2 साल की है फिर 6 साल की है। अब ये जो रीजन, ये लड़ाई इंडिया में हो रही है, अब इसका कोई इफेक्ट यूरोप की वजह से नहीं हो रहा, अब इंडिया में इसलिए हो रही है कि अब भाई नवाब जो है हैदराबाद के, क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो मैंने बोला था कि बुढ़े हो रहे हैं, साथ में उनका लड़ाई मराठा से चल रहा है, तो सक्सेशन की तैयारी चालू हो गई थी वहीं से। अब जाके उनकी डेथ हो जाती है, किसकी, आसिफ जहां वन। आसिफ जहां कौन, जहां कौन, आसिफ जहां वन कौन है, यही वो है जो कर्नाटिक रीजन, ये हैदराबाद रीजन के निजाम थे। ये इनका पूरा कर्नाटिक रीजन पे इनका दबदबा था, मतलब चारों तरफ इनका पकड़ थी। और जो एयरपोर्ट वाला रीजन था, वेल्लोर सिटी, जो जिसका कैपिटल था वेल्लोर, वो पूरा रीजन इनके अंडर ही आता था। बेसिकली वो इंडिपेंडेंट, वेल्लोर जो था इंडिपेंडेंट था, लेकिन फिर भी उसको हेड कौन करता था, यही करते हैं। इनकी डेथ कब होती है, टाइमलाइन बहुत याद रखना, 1748 में इनकी डेथ हो जाती है। जैसे ही डेथ होती है वैसे भैया वॉर चालू हो जाता है। वॉर क्यों चालू होता है, आसिफ जाके जो बेटे होते हैं सन, नासिर जंग, नासिर जंग क्या हो जाता है, बन जाते हैं नवाब। ये क्या बोलते भाई, किसी का जैसे अभी मेरे पिता यहाँ के राजा रहते तो मैं बनता, क्रोनोलॉजी। लेकिन क्या होता है, इनको न्यू निजाम ऑफ हैदर, तो क्या होता है, मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग क्या रहता है, ये गवर्नर, इनको आसिफ जहां ने हैदराबाद का गवर्नर बना रखा था। तो ये बोलते हैं कि एक्चुअल में तो जो है कि मैं इसके लिए हकदार हूँ, क्योंकि और ये कौन थे, आसिफ जहा, ये जो थे डॉटर, ये आसिफ झा की जो बेटी थी उनके बेटे थे। बेसिकली आसिफ झा इनके नाना थे। तो बोलते कि मेरे नाना ने मुझे तो गवर्नर बनाया, एलिजिबिलिटी मेरी है, मैं यहाँ का नवाब बनूंगा, आप नहीं बनेंगे। तो मामा और भांजे की लड़ाई चालू हो जाती है। मामा और भांजे की लड़ाई चालू होती है, किसके बीच में, याद रखना, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, क्या करना आप, एक ना टाइमलाइन, एक ऐसा बनाना, इसमें एक साइड ईयर लिखना, ये कर्नाटिक वॉर में, और साथ में सपोर्टर, और साथ में क्या ट्रीटी कौन सी होती, ये साइड में बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। में मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल का नाम है तर्क आईएएस पीसीएस। जैसे ही सर्च करेंगे वैसे आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम वहाँ पे डेली अपना एमसीक्यू सारी चीजें डालते हैं, और
और मेंस के लिए हम कॉपी एवोल्यूशन करते हैं बाय एक्सपर्ट। एक्सपर्ट इन द सेंस बहुत ज्यादा, मतलब जिन्होंने कई बार मेंस क्लियर किया हो, कई सारे एग्जाम्स क्लियर को, उनके द्वारा कॉपी हम लोग चेक कराते हैं मेंस की। तो आप वहां पे आके अपनी मेंस की कॉपी अपना दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम चेकिंग करेंगे 100 से 50 बच्चों की जो पहले ज्वाइन हो जाए। जो पहले ज्वाइन होंगे 100 से 50 बच्चे भेज देंगे, उनकी कॉपी चेक होके मिल जाएगी आपको, और बढ़िया से मिलेगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपको धीरे धीरे कंटेंट भी हम लोग बढ़िया देते रहेंगे। तो क्या होता है कि अभी मैं टाइमलाइन इसको मैं भी अपलोड कर दूंगा बना के, और उससे पहले अगर आप होमवर्क कर लेंगे तो और अच्छी बात है। मुजफ्फर जंग कौन रहता है? यही रहते हैं। अब क्या होता है 1748 में और कहानी हो जाती है, मराठा ने जो है इनको छोड़ देते, इसको ये जो चंद साहब को छोड़े थे। तो अब ये क्या करते हैं, चंद साहब बोलते हैं कि भैया जो एयरकोर्ट वाला रीजन है इस पे मेरा हक। और लेकिन उस समय वहां पे राजा कौन है? अलवरुद्दीन। अब दूसरी साइड लड़ाई होती है कहाँ पे? एक तो हैदराबाद में छिड़ गई, दूसरी छिड़ गई कर्नाटिक रीजन में। कौन सा? एयरकोर्ट वाला रीजन, जो एक तरह से नवाब के अंडर ही आते थे। वहां पे चंद साहब अपना क्लेम करते कि भाई मेरा यहाँ दबदबा है, लेकिन वहां का रीजन कौन थे? नवाब थे अनवरुद्दीन। अब क्या होता है, फ्रेंच किसको सपोर्ट करते हैं? याद रखना, मैं सपोर्ट, ये क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू बेस्ड पे। फ्रेंच किसको सपोर्ट करते हैं, ब्रिटिश किसको सपोर्ट करते हैं, इसके थ्रू किसको वॉर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा इसमें जंबल है। मैं इस पे एक शॉर्ट वीडियो और डिटेल एक्सप्लेनेशन लाऊंगा, इसका अच्छे से बनाऊंगा। तो क्या होता है कि द फ्रेंच सपोर्टेड चंद साहिब एंड मुजफ्फर जंग। अब ये क्या, जो एयरपोर्ट वाला रीजन है इसमें चंद साहब को फ्रेंच सपोर्ट करता है, और मुजफ्फर जंग को कहाँ सपोर्ट करता है? हैदराबाद वाले रीजन। किसको? भांजे को सपोर्ट करता है। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी किसको सपोर्ट करती है? नासिर जंग को सपोर्ट करती है और अलवरुद्दीन को सपोर्ट करती है। तो याद रखिएगा, भांजे को, मामा को कौन सपोर्ट करता है? ब्रिटिश सपोर्ट करता है। और भांजे को कौन सपोर्ट करता है? फ्रेंच सपोर्ट करता है। चंद साहब को कौन सपोर्ट करता है? फ्रेंच सपोर्ट करता है। अनवरुद्दीन को कौन सपोर्ट करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को अनवरुद्दीन ने पहले भी सपोर्ट किया था। ठीक है, चंद साहब को पहले भी किया था। अब यहाँ पे हो गया, क्योंकि एक लड़ाई तो एयरकोर्ट रीजन में हो गई थी, लेकिन वहां पे नहीं। अब एयरकोर्ट रीजन में भी लड़ाई हो रही है, और हैदराबाद वाले रीजन में, दो जगह लड़ाई छिड़ गई। अब 1749 में कहते हैं इसको बैटल ऑफ अम्बेर। इसको याद रखिएगा, बैटल ऑफ अम्बेर कहाँ पे होता है? नियर वेल्लोर सिटी। वेल्लोर सिटी आज वेल्लोर जो सिटी है, वेल्लोर सिटी जो है यहाँ पे है वेल्लोर सिटी। मैं आपको मैप के थ्रू अभी बता दूंगा। वेल्लोर सिटी में लड़ाई होती है। कौन जीतता है? फ्रेंच जीत जाता है, क्योंकि डुप्लेसिस का ना ये पीक टाइम था, और ये बहुत ही जबरदस्त गवर्नर रहते हैं। फ्रेंच का इकलौता गवर्नर रहता है, लेकिन बहुत जबरदस्त गवर्नर रहता है। हर चीज में आगे इनकी यहाँ से बढ़ोतरी चालू होती है। ये अपने पीक में रहते हैं, चाहे वो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में जीत मिलती है, सेकंड कर्नाटिक वॉर में, तो ये इनका पीक टाइम चल रहा है। पीक टाइम चल रहा है। फिर इसी में क्या होता है अब इसी में क्या होता है, अनवरुद्दीन मर जाते हैं, और चंद साहब को अपना मिल जाता है ये, और वहां पे मुजफ्फर जंग को मिल जाता है। तो अनवरुद्दीन सिंह मोहम्मद अली जो किसके बेटे रहते हैं? अनवरुद्दीन किसके पास आता है? ब्रिटिश के पास आते हैं। ब्रिटिश, अब ब्रिटिश, हाँ, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ही इस सेकेंड कॉर्नेटिक वॉर के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं। तो जो ये फ्रेंच रहता है, एयरकोर्ट रीजन कैप्चर किए रहते हैं चंद साहब, उनको छुड़ाने के लिए बोलते हैं आप आइए हमारे साथ, मैं आपको मिलके हम लोग वापस से अपना रीजन करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव बोलता है बिल्कुल, मतलब रॉबर्ट क्लाइव मान जाता है, क्योंकि भाई ट्रेड तो करना था और डोमिनेशन अपना बनाना था। प्रेशर भी आ रहा था, क्योंकि ओवरऑल इनको कॉलोनाइज करना था इंडिया को। तो क्या करता है रॉबर्ट क्लाइव 210 लोग, 210 याद रखिएगा, मतलब सिर्फ 200, बहुत छोटी सी आर्मी लेके पहुंचता है कहाँ पे? पहुंच जाता, लेते आरकोट में 4,000, चंद साहब के 4,000 फाइटर रहते हैं, मतलब जो आर्मी रहती है उनको हरा देते हैं। और वहां पे लेके बैठते कितने दिन? 54 दिन, 54 डेज वहीं पे रहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, चंद साहब को गिव अप करना पड़ जाता है। और जो भी फ्रेंच के अंदर टेरिटरी हुई थी, जो ब्रिटिश हार गया था ड्यूरिंग द सेकेंड कर्नेटिक वॉर, अभी भी सेकेंड कर्नेटिक वॉर चल रहा है, वो वापस किसको मिल जाता है? ब्रिटिशर्स को मिल जाता है। वो रीजन कौन सा रहता है? तंजावुर, उड़ीसा,
और मैसूर, ये वाला रीजन पूरा वापस से ब्रिटिश ले लेता है। ये रॉबर्ट क्लाइव की बहुत बड़ी जीत होती है। अभी तक वॉर डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कि वॉर कौन जीता है। पहले फेज में डुप्लेसिस आगे था, अब दूसरे फेज में क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव हो जाता है मात्र 254 लोगों के साथ। 254 लोगों के साथ वो जीत जाता है, मतलब फिर गजब का। अब इसी बीच क्या होता है, 1754 में डुप्लेसिस को फ्रेंच वापस बुला लेता है, बोलते भैया अब बहुत हो गई वॉर, आ जाइए अब खत्म कीजिए, अब जो भी मैटर है सब सॉल्व कीजिए, आ जाइए अब। क्योंकि फ्रेंच का वॉर की वजह से काफी प्रॉब्लम्स हो रहे थे। और इसी के चलते होती है 1754 में ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी। तो वापस से याद रखिएगा, टाइमलाइन याद कर लीजिएगा, उसके बाद ट्रीटी याद कर लीजिएगा, किसके बीच में हुआ था, कौन किसको सपोर्ट किया था, फर्स्ट फेज में कौन जीता था, कौन सा रीजन किसके पास था, ये पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है इसी पे बना है, तो मेरा इसलिए मैं यहीं से पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं आने वाले समय में इसी सेकंड कर्नाटिक वार पे एक डिटेल मतलब शॉर्ट वीडियो डालूंगा, ताकि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हो जाए भैया। आ जाते हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर पे। थर्ड कर्नाटिक वॉर 1758 से लेके 1763 तक रहता है। कब से कब तक, 1758 से लेके 1763 तक, मतलब कितना साल, 5 साल भैया, ये लास्ट है। और ये भी रीजन इंडिया नहीं है, इसका रीजन भी यूरोप में है। अब यूरोप में क्या रहा है, 7 ईयर वॉर, 7 साल का लड़ाई, कहाँ पे, यूरोप में। कब चालू होती है, 1756 से लेके 1763 तक। क्या होता है, पौंडीचेरी ट्रीटी के बाद भैया इन लोग मस्त हैं, दोस्त याराना फिर से हो गए भैया, हम भाई भाई हैं। अब ये लोग मस्त चाय पी रहे, अभी लड़ाई तो वहां पे भी रुक गई, सब सेटल डाउन है। अभी जैसे ही शांति हुई थी, तब तक क्या होता है, 7 ईयर ऑफ वॉर यूरोप में फिर से चालू हो जाता है। अब 7 ऑफ वॉर चालू होता है, यहाँ पे लोग चाय पी रहे, वहां से एक शिप निकली, जैसे ही वहां पे पता चला वॉर, अब वहां से शिप इंफॉर्मेशन के लिए निकली कि जाओ बताओ वॉर चालू हो गया, आप भी लड़ाई करना चालू करो। आने में शिप को लगता है 1 से 1.5 साल। जब तक वो आते तब तक कब जाते, 1758 में। जैसे यहाँ के बताते, चाय पी रहे थे लोग, मस्त मौज में बैठे थे, बताते भाई लड़ाई चालू हो गई है, तुम भी लड़ाई करो। अब फिर लड़ाई चालू, तो इसी को का नाम दिया था थर्ड कर्नाटिक वॉर। थर्ड कर्नाटिक वॉर चालू हो जाता है। क्या होता है, 1758 में फ्रेंच आर्मी क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्ट रहता है विजयनगर में, उसको कैप्चर कर लेती है तुरंत ही, मतलब जैसे आप परमिशन तुरंत लड़ाई। अभी गवर्नर डुप्लेसिस नहीं है, अब फ्रेंच यहाँ से डिक्लाइन चालू हो जाएगा। यही थर्ड कर्नाटिक वॉर रीजन रहता है फ्रेंच के डिक्लाइन का। मैंने इसके पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री का एडवेंट ऑफ यूरोपियन में था, उसमें बताया भी था कि थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद ही डिक्लाइन हो जाता है यूरोप का, और डोमिनेशन कहाँ से चालू हो जाता है, ब्रिटिश का डोमिनेशन इंडिया पे चालू हो जाता है, क्योंकि इकलौती यूरोपियन कंट्री बचती है जो डोमिनेट कर सके, बाकी सबको वो हरा देती है। ईस्ट इंडिया, अभी ईस्ट इंडिया डिफीट किसको कर देती है, फ्रेंच को। कहाँ पे, बंगाल में। अब चारों तरफ लड़ाई हो रही है, फ्रेंच का डोमिनेशन, पटना, कासिम बाजार, हुगली, यहाँ पे उनकी फैक्ट्री थी। अब वहां पे फोर्ट्रेस बना रखे थे इन लोगों ने, वहां पे हरा के ब्रिटिश कैप्चर कर लेते। अब धीरे धीरे सब खत्म हो गया, ब्रिटिश जितना था फ्रेंच का सब चला गया वॉर में, इंडिया में भी चला गया, यूरोप में भी चला गया। लेकिन अब यहाँ पे एक सेटलमेंट हो, ट्रीटी ऑफ पेरिस हो जाती है। कब होती है, 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हो जाती है, जहाँ पे सारी चीज सेटल कर दी जाती है। बोला जाता है कि जो जिसका था उसको वापस कर दिया जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, बोलते कि आप जो भी है पेरिस में उनको वापस किया जाता है। और डचेस को इंडोनेशिया में, ब्रिटिश वहां से हट जाते हैं, इंडोनेशिया में डोमिनेशन मिल जाता है। और और इसी याद रखिएगा 1763 में, सॉरी 1760 में बैटल ऑफ वंडी वॉश भी होता है। इसी में वंडी वॉश में सारी चीजें कहीं पे हुगली में मिल जाता है, कासिम बाजार, डचेस से ब्रिटिश पटना डचेस के हाथों से चला जाता है, जो भी पहली फैक्ट्री पटना में स्टैब्लिश की 1750 के 54 के आसपास की थी, आदमी डेट। और फिर डचेस वहां पे अपना चले जाते हैं, बुरिया बिस्तर बांध के इंडिया से छोड़ देते हैं, कुछ ही कंपनी रहती है, लास्ट में वो भी निकल जाते हैं। मोस्टली जो भी उनका ट्रेड होता है पुंडीचेरी में ही होता है, पुंडीचेरी सॉरी माफ किया जाए, पुंडीचेरी में नहीं, इंडोनेशिया से और डचेस का होता है। और जो भी है नॉर्थ अमेरिका में ट्रेड कर रहा है वर्ल्ड में, पेरिस में ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गई, कब हुई थी, 1763 में हुई थी। मैं इसमें बता दूं, अब इसके बाद जब ये सारी चीजें खत्म हो गई,
तो ये जो ये है, अब ये पूरा जो है ये ब्रिटिशर्स, ये नॉर्दर्न जो कर्नाटिक है, ये नॉर्दर्न कर्नाटिक वाला रीजन, अब इसको रूल कौन करना है? ब्रिटिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, यहाँ की ट्रेड नहीं, यहाँ पे कोई राजा नहीं, ब्रिटिश ही रूल कर रहा है। ये ब्रिटिश प्रोविंसेस हो गया, ना कि कोई इंडियन इंडियन किंग प्रोविंस है ये ब्रिटिश प्रोविंस है। यहाँ पे कौन कर रहा है? निजाम कर रहा है, निजाम की टेरिटरी है जो भी ब्रिटिश के अंडर आ रहा है। ये भी रीजन किसके अंडर है? कर्नाटिक वाला रीजन, जो कौन रूल कर रहा है? मद्रास, तंजावुर, ये वाला रीजन, और फिर ये ट्रेवनकोर, ये सारा रीजन अब कौन है? ब्रिटिश के ट्रेड के लिए चल रहा है पूरा। ये वेस्टर्न घाट तो गोवा वाला रीजन पोर्तुगीज के अंदर आता था। बॉम्बे किसके अंदर है? ब्रिटिश के अंदर है। सूरत किसके अंदर है? ब्रिटिश के अंदर है। अब हुगली, ये वाला उड़ीसा पार्ट ब्रिटिश के अंडर आ गया। सारी टेरिटरी जितनी थी ब्रिटिश है। ये देखिए ब्रिटिश के अंदर, ये कलकत्ता पूरा ब्रिटिश था। ब्रिटिश में कैसे आया था? ब्रिटिश को वो नवाब ने जी ने पूरा सब कुछ ब्रिटिश के नाम कर दिया, बोला ले जाओ उड़ाओ, सब कुछ एकदम खत्म कर दिया। यहाँ से खत्म होता है और पूरा कर्नाटिक वॉर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा कर्नाटिक वॉर का लेक्चर, और इसी तरह से आप देखने के लिए हम लोग के साथ जुड़े रहिए। आने वाले समय में अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे लेक्चर्स और डीप एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक्सपर्ट के साथ, अगर हम एक्सपर्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब कोई हमारे पास एक्सपर्ट है यार, हमने कुछ हासिल किया है तभी हम ये शब्द यूज करें, हम बस बताना नहीं चाहते। ठीक है, आप हमको टेलीग्राम के साथ जुड़िए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए, यूट्यूब पे जुड़िए, सारी जगह वीडियो शेयर कीजिए। और आने वाले समय में हम लोग फ्री में, कॉस्ट फ्री कुछ चीजें रहेंगी, कुछ चीजें पेड रहेंगी, और आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों। आप नेक्स्ट वीडियो में फिर आप हमारे साथ जुड़िए।